नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी 66 करेगा बेड़ा पार। चुनाव में हर एक सीट अहम होती है, इसलिए कांग्रेस ने लगातार हार रही 66 सीटों को जीतने के लिए दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। दरअसल ये सीटें बीजेपी का गढ़ हैं। हालांकि कांग्रेस की प्लानिंग है कि सिंधिया के बीजेपी में जाने से जिन सीटों का नुकसान होगा उनकी भरपाई इन सीटों के सहारे की जाए। लेकिन कांग्रेस पर क्या प्लानिंग पर बीजेपी हमलावर है? ऐसे में सवाल यही है, क्या कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी? आखिर कैसे मिशन 66 को दिग्विजय पूरा कर पाएंगे? सवाल तो ये भी है कि क्या कांग्रेस का बेड़ा पार ये 66 सीटें कर पाएंगी? आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मिशन 66 पर दिग्विजय। दिग्विजय ने प्लान किया तय, हारी हुई सीटों पर देंगे जोर, जनता का मन किसकी ओर। जिन हारी हुई 66 सीटों पर दिग्विजय सिंह कमलनाथ को रिपोर्ट सौंप चुके हैं, अब मतदान से पहले वो इन सीटों की कमान भी संभालेंगे। दरअसल कांग्रेस ने इन सीटों पर कब्जा जमाने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। इसी रणनीति के तहत दिग्विजय 66 सीटों पर फिर सक्रिय होंगे। दिग्विजय सिंह बड़ी जनसभा नहीं करेंगे, लेकिन पूरे चुनाव में संगठन पर फोकस करेंगे। जाहिर है कि पिछले 3 से 4 बार से लगातार हार रही सीटों की जिम्मेदारी कांग्रेस संगठन ने दिग्विजय को दी है। ऐसे में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन सीटों को जीतकर प्रदेश के सियासी समीकरण को बदल सके। हालांकि इन 66 सीटों पर कांग्रेस का क्या कहना है वो भी सुनिए। और आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों लोग मिलकर जो है इस चुनाव की ये 66 सीटें जो हैं उन पर पहले ही रणनीति बना चुके हैं। उसी रणनीति के तहत अब जो है दिग्विजय सिंह जी इन 66 सीटों पर जिनको हम पूरी ताकत लगाकर इस बार जीतेंगे, उनके लिए संगठन में मजबूती के लिए लगातार वो काम करेंगे। और वहाँ दौरा करने का अर्थ ये है कि वो उन चीज़ों को, उन चुनाव में जो भाजपा की तरफ से गड़बड़ियाँ हो रही हैं, की जा रही हैं, उनको भी पूरी गहराई से निगरानी में रखेंगे। जिन 66 सीटों पर कांग्रेस की नजर है, उनमें दतिया, बुधनी और गुना जैसी हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं, जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं। और अपने गढ़ को बचाने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जुटे हुए हैं। बुधनी के साथ ही वो देवरी, सतना और टीकमगढ़ समेत कई सीटों पर लगातार सभाएं कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के मिशन 66 पर बीजेपी भी नजर बनाए हुए है और बीजेपी उसके इस मिशन पर तंज कस रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सदैव अपने नेताओं से झूठ बोलने का काम किया है। दिग्विजय सिंह को पहले भी 66 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसके पश्चात कमलनाथ जी ने क्या किया, उन तमाम सीटों पर भी हस्तक्षेप किया और दिग्विजय सिंह की नहीं चलने दी गई। यही कारण है कि एक और कमलनाथ दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने को बोलते हैं और दिग्विजय सिंह कमलनाथ के कपड़े फाड़ने को। तो आज कांग्रेस में जो कपड़ा फाड़ राजनीति चल रही है वह इन 66 सीटों के परिणामों में भी कहीं न कहीं पूरी तरीके से नजर आएगी। और हम देखेंगे कि एक बार फिर से इन 66 सीटों समेत पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सफाया होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि 66 सीटों पर फोकस करने के पीछे की रणनीति ये भी है कि कांग्रेस को कहीं न कहीं ये डर है कि सिंधिया की जाने के बाद कांग्रेस के गढ़ वाली सीटों पर बीजेपी आ सकती है। ऐसे में वो उन सीटों की भरपाई 66 सीटों के जरिए करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस का मिशन 66 उसकी चुनावी राह कितनी आसान बनाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और अशोक शुक्ला। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सिंधिया के जाने से जो नुकसान होगा, यदि कांग्रेस मान रही है, तो क्या आपको लगता है कि जो 66 सीटें हैं वो उसकी भरपाई कर पाएंगी? देखिए, मोटे तौर पर हर राजनीतिक दल चुनाव में ऐसी रणनीति बनाता है। इस बार क्योंकि ये 66 सीटों की चर्चा मीडिया में आ गई है तो हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। आमतौर पर हर राजनीतिक दल 3 प्रकार की सूचियां बनाता है। एक सूची में वो सीटें होती हैं जिस पर उनको लगता है कि ये हमारे लिए बहुत आसान है और आसानी से जीत लेंगे।
दूसरी सूची में वो होती हैं जहां संघर्ष होता है, बराबरी का संघर्ष होता है, हम जीत भी सकते हैं, थोड़ी सी हमको ताकत लगानी है। वो तीसरी सीटें वो होती है, उसको सी क्लास की सीट रखते हैं तीसरे क्रम पर, जहां पर हमको बहुत ज्यादा कठिनाई के बावजूद भी हमारी जीतने की संभावना कम होती है। और तीनों की अलग अलग रणनीतियां भी बनाई जाती है। तो इस बार जो भाजपा कांग्रेस जो कोशिश कर रही है 66 सीटों में, जिन 66 सीटों में जो आपने 3-4 नाम गिनाए हैं, उनमें उनसे मिलाकर के शमशाबाद भी एक है, हुजूर सीट एक है, भोजपुर एक सीट एक है, ऐसी बहुत सी लंबी उनकी सूचियां हैं। तो उसमें इस बार जो उन्होंने रणनीति बना रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी खास तौर से उसमें सक्रिय हो रहे हैं कि चूंकि लंबे समय तक अगर एक पार्टी किसी एक क्षेत्र से जीतती रहती है, तो अगर उसके समर्थक होते हैं तो कुछ उसके नाराज लोग भी होते हैं, असंतुष्ट भी होते हैं। तो उन असंतुष्टों को किस प्रकार से वो अपने पाले में ले सकें और उस आधार पर, उसी आधार पर वो टिकट बंटते हैं उनके। तो लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हालांकि मैंने पूरी 66 सीटें तो नहीं देखी, लेकिन जो भी 10, 12, 15 सीटों पर नजर डाली, तो कहीं ना कहीं जो जीत की रणनीति के उम्मीदवार हो सकते हैं, उन जीत की रणनीति के उम्मीदवारों में उनमें मुझे थोड़ी सी उसमें कमी दिख रही है। अब उसके पीछे जो भी कुछ कारण हो, कुल मिलाकर के दिग्विजय सिंह जी को ये जिम्मा सौंपा गया है। क्योंकि उसका एक कारण है कि दिग्विजय सिंह जी इस समय खाटी कांग्रेसी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं संपर्क भाजपा संगठन में कहीं ना कहीं रहा है, अच्छे संबंध रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो पटवाजी के घर भी जाते थे, कैलाश जोशी के घर भी जाते थे, सारंग जी के घर भी जाते थे, और भी तमाम लोगों के घर जाते थे, तो उनका संपर्क है। तो कुल मिलाकर के वो जो भाजपा का नाराज कार्यकर्ता है, नाराज नेता है, उनसे संपर्क करके कांग्रेस को मजबूत किया जाए, वो इस लाइन पर काम कर रहे हैं। अब ये तो समय बताएगा कि कितनी सफलता मिलती है और कितनी नहीं मिलती है। जी शुक्ला जी, ये तो समय बताएगा सफलता कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, लेकिन दिग्विजय सिंह की एनर्जी आपको लगता है कि 66 सीटों पर बर्बाद की जा रही है, या वो उनकी एनर्जी का दूसरी उन सीटों पर जहां मुकाबला दिलचस्प है, कांटे का है, वहां लगाई जाती तो ज्यादा फायदेमंद होती? देखिए, दिग्विजय सिंह खुद अपने बारे में एक बार उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि वो जहां जाते हैं वहां वोट घट जाते हैं, या जनता जो है वो छिटक जाती है, बिदक जाती है। आप 2003 में देखिए, 2003 में जब जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी दिग्विजय सिंह के खिलाफ, तब भी दिग्विजय सिंह अपने मैनेजमेंट को लेकर बहुत बढ़ चढ़ कर कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हम चुनाव जीतेंगे, निकाल लेंगे, लेकिन क्या आज हुआ था 2003 में। उसके बाद दिग्विजय सिंह 10 वर्षों के लिए संन्यास की घोषणा कर देते हैं कि वो कोई पद नहीं लेंगे, राजनीतिक पद नहीं लेंगे। फिर वो 2018 के चुनाव में फिर से एक बार वापसी करते हैं, नर्तक करते हैं, और उनके पास में कोऑर्डिनेटर की एक जिम्मेदारी रहती है, समन्वयक की जिम्मेदारी रहती है। इंडिया के जाने के बाद में अब ज्यादा जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह के कंधों पर है। कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगते रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की महत्वाकांक्षा के चलते ही सिंधिया को ये छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा है। तो मुझे नहीं लगता है कि दिग्विजय सिंह वो चमत्कारिक चेहरा है कि वो 66 सीटों पर या 16 सीटों पर या 10 सीटों पर या 20 सीटों पर कुछ ऐसा चमत्कार करके दिखाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की दबदबे वाली सीट है। अब दिग्विजय सिंह को आप रीवा की जिम्मेदारी दे दीजिए, रीवा में वो बदल के देख चुके हैं, राजेंद्र शुक्ला को नहीं हरा पा रहे हैं। ये स्थिति आपकी नागौद की है। नागौद में 2013 में यादवेंद्र सिंह को तब कामयाबी मिली थी जब नागेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और वो खतराओ लोकसभा लड़ने चले गए थे। तो उसके बाद आप नागौद को देखिए, बहुत सारी सीटें आपको ऐसी मिलेंगी मध्य प्रदेश में जहां पे भारतीय जनता पार्टी 4 चुनाव से या 3 चुनाव से लगातार जीत रही है और दिग्विजय सिंह का मैनेजमेंट वहां पे कोई काम नहीं कर पा रहा है। अभी तो फिर ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस का दूसरा जो बड़ा नेता है वो बाद में ठीकरा फोड़ दे कि आप 66 की जिम्मेदारी दी गई थी, कितनी जिता पाए? ये तो कमलनाथ ने पहले भी किया है। कमलनाथ की जब सरकार गई तो उन्होंने कहा अगर मध्य प्रदेश से हमें ज्यादा सीटें मिल जाती तो शायद हमारी सरकार बची रहती। तो कांग्रेस में ये सब होगा, लेकिन अभी अगर आप देखें तो किसी तरह की बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना पड़ रहा। दूसरा जो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है, तो कांग्रेस से स्वीकार करने लगी ना कि अगर सिंधिया की जाने तो उसको नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई वो इन 66 सीटों से करेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जब आपके पास में कोई चमत्कारिक नेतृत्व नहीं होता है, कोई ऐसा चेहरा नहीं होता है जो मतदाता को अपनी ओर आकर्षित करे, तो आपके लिए चुनाव बहुत ही मुश्किल होता है। और फिर आपका संगठन भी उस तरह से नहीं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ तक जो उनका एक मैनेजमेंट है, संगठन का मैनेजमेंट है, उस तरह का संगठन भी नहीं है। और दिग्विजय सिंह की पकड़ अब संगठन में भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अलग अनुशासन दिखता है संगठन के बीच में। कांग्रेस में अगर ये अनुशासन होता है, ये संगठन इतना मजबूत और वहां तो संगठन ही नहीं है, पकड़ की क्या जरूरत है उसमें? वहां तो नेताओं पे पकड़ होनी चाहिए।
बस ठीक है, अब तो नेता हैं, अब बड़बोले नेता हैं, बड़बोले नेताओं की का जो करिश्मा है वो 17 नवंबर के बाद में जब चुनाव परिणाम आएंगे तो हम लोग के सबके सामने आ जाएगा कि किसने कितनी सीटें जिताई और किसने कितनी सीटें हराई। शर्मा जी, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर आप नाराज लोगों को मना सकते हो, असंतुष्टों को साध सकते हो, एक माहौल यदि आप अपने संगठन में कार्यकर्ताओं के बीच बना सकते हो, लेकिन असल माहौल तो आपको जनता के बीच में बनाना होगा ना। क्या उनके पास ऐसा कोई नेता है जो जनता के बीच में माहौल बना सके? और यदि दिग्विजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रहे हैं तो क्या कमलनाथ उतने सक्षम है कि वो बाहर माहौल बना सके और उनका उपयोग कर सके? देखिए, मुझे जो लग रहा है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभी कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बिल्कुल कहीं ना कहीं विषम परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में जनता को आकर्षित कर सके। ये ठीक जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि लगातार दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, लोग नाराज थे, फिर भी उन्होंने उमा भारती का जो चेहरा प्रस्तुत किया और उससे कहीं ना कहीं जो एकदम से लाभ हुआ पूरे मध्य प्रदेश में और उनकी सरकार बनी। ठीक उसी प्रकार क्योंकि अब लंबे समय से भाजपा सरकार में है तो कांग्रेस को कोई ऐसा चेहरा लाना चाहिए था, उस चेहरे का एक अभाव उनको है। हालांकि इस बार के कांग्रेस के जो दो मुद्दे हैं, वो दो मुद्दे थोड़ा उनको प्रभाव डाल रहे हैं, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो उन्होंने समर्थन मूल्य को बढ़ाने की बात कही है और गोबर खरीदी की बात कही है, ये थोड़ा उनको असर डाल रहा है। लेकिन मुझे जो एक बात लगती है कि दिग्विजय सिंह जी को इन 66 सीटों में लगाने पर कांग्रेस के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि कांग्रेस जैसे जीत की जो रणनीति, कूटनीति जो बनाती है मैदान में, इसके अलावा उनके नेताओं की आंतरिक कूटनीति भी होती है। जैसे थोड़ी देर के लिए उन्होंने अगर जातिगत जनगणना की जो बात उठाई है, ये कूटनीतिक उनका फैसला है, क्योंकि कहीं ना कहीं सांस्कृतिक जो माहौल बन रहा है तो उसको अगर जाति के आधार पर ही वो उसको थोड़ा सा अपने पक्ष में कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार दिग्विजय सिंह जी को अगर 66 सीटों पर लगाया है तो मुझे इसमें से दो कारण दिखते हैं। एक पहला कारण तो ये है कि 66 सीटों के अलावा मध्य प्रदेश में जो दूसरी लगभग 160 सीट के करीब आती हैं, जिन 160 सीट पर कांग्रेस कुछ कर सकती है तो उनसे दिग्विजय सिंह जी को बाहर रखा जाए ताकि किसी प्रकार का उसमें कोई समस्या खड़ी ना हो और वो अगर जीतते हैं तो आगे चल करके नेता पद का चुनाव भी बहुत निरापद तरीके से कर सकें। तो जहां कांग्रेस बेहतर है वहां से दिग्विजय सिंह जी को थोड़ा सा किनारे कर दिया जाए। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि इन 66 सीटों में अगर कुछ सफलता नहीं मिलती है तो ये भी कहा जा सके कि दिग्विजय सिंह जी अब हो चुके नेताओं में से हैं, उनकी अब हाईकमान को नहीं सुखना चाहिए। तो मुझे जो इनको 66 सीटों पर लगाया है तो ये मुझे इसमें कुछ कांग्रेस की अंदरूनी कूटनीति का भी काम दिखता है। और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कमलनाथ जी को लेकर के। ये ठीक है कि कमलनाथ जी मैदानी नेता, सार्वजनिक नेता, जन नेता नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कमरे की जो कूटनीति होती है, कमरे की रणनीति बनाने में कमलनाथ जी सदैव माहिर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब आपातकाल लगा था तो जो संजय गांधी जी की बहुत क्लोज टीम थी, कमलनाथ जी उसका हिस्सा थे। विधायकों के अल्पमत होने के बावजूद भी जो ये कमलनाथ जी की रणनीति थी कि उन्होंने अर्जुन सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाने में सफल रहे थे। वो जो विधायक दल की बैठक थी जो वर्तमान मुख्यमंत्री निवास है वहां ऊपर वाले हाल में थी बैठक, और बालकवि बैरागी उसमें कविता सुनाते रहे। तो कुल मिलाकर के कमलनाथ जी कूटनीतिक नेता है। तो इसमें कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कमलनाथ जी ने हाईकमान से कह करके वो जो सुरक्षित सीटें थी जहां से कांग्रेस कुछ कर सकती है वहां से दिग्विजय सिंह जी को बाहर रखा है। जी, और हो सकता है जो एक और चर्चा है कि उनकी कूटनीति की, कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में आए थे एकदम उन्होंने घोषणा कर दी थी कि दिग्विजय सिंह भोपाल से लड़ेंगे, जबकि एक सीट खतरे वाली थी, तो वो भी उनकी कूटनीति ही मानी जाती है। लेकिन शुक्ला जी जो बात कह रहे हैं, शर्मा जी ने कहा है कि समर्थन मूल्य और गोबर खरीदने का मुद्दा प्रभाव डाल रहा है कहीं ना कहीं यदि ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन हम देखते हैं कि इससे बड़ा मुद्दा था आपका कर्ज माफी का, जिसने एक बार बीजेपी की सरकार बनवा दी थी, दूसरी बार कमलनाथ जी की भी सरकार बनवा दी थी। क्या उससे ज्यादा प्रभावी ये दोनों मुद्दे रहेंगे? दूसरा, यदि वो मुद्दा आपको सत्ता की दहलीज तक पहुंचा सकता है तो उससे तो कमतर ही है ना ये मुद्दा। क्या आपको सत्ता में पहुंचा पाएंगे? देखिए 2018 में जो भी कामयाबी मिली थी कांग्रेस को, उसमें अकेले मुद्दों का योगदान नहीं था, बल्कि एक बड़ा साफ सुथरा चेहरा इनके सामने था। और लोग ये मान के चल रहे थे कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सिंधिया मुख्यमंत्री बनेगी। और जो एक एंटी इनकम्बेंसी थी उसका फायदा मिलता हुआ केवल इसलिए दिख रहा था क्योंकि एक साफ सुथरा चेहरा आपके पास में था। अब जो आप मुद्दों की अगर आप बात कर रहे हैं तो जिस तरह से खैराती मुद्दे कांग्रेस के हैं, उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का,
लाडली बहना का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब तबके के लिए जितनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उतना तो कमलनाथ नहीं चला पाए थे, ये बात इसको कोई दो राह नहीं है। और जो बात आप ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह कोई चमत्कारी के नेतृत्व पैदा कर देंगे या दिग्विजय सिंह जो है कोई ऐसा मैनेजमेंट पैदा कर देंगे जिससे कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी, तो मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं दिखती है। हमें तो आशंका ही है उसमें, और शर्मा जी भी उस पर मोहर लगा रहे हैं, कहीं दिग्विजय सिंह को किनारे तो नहीं कर दिया, 66 सीटों में उलझा तो नहीं दिया कमलनाथ ने, जो कूटनीति में माहिर है। देखिए, कांग्रेस के अंदर नेता जो है, कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जो अपनी भूमिका खुद तय करते हैं, उनकी भूमिका कोई तय नहीं करता है। कमलनाथ सिंह को कौन चाहता है? कमलनाथ सिंह चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बने रहे, सीएम बने रहे, तो वो बने हुए हैं क्योंकि वो सक्षम है, उनके पास में आर्थिक संपन्नता ऐसी है कि वो पार्टी को चला सकते हैं। लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है ना, कमलनाथ जी डायरेक्ट सोनिया गांधी से जो चाहते हैं करा लेते हैं, उतने सक्षम दिग्विजय सिंह नहीं है, गांधी परिवार के उतने करीबी नहीं है, ये जग जाहिर है, ये पार्टी के नेता भी मानते हैं। चलिए ठीक है, कमलनाथ ज्यादा करीब होंगे, जैसा अभी शर्मा जी भी बतला रहे थे कि वो संजय गांधी के साथी थे, और वो साथ उस गुट में तो बहुत सारे नाम थे, आपके भोपाल के भी कुछ नाम थे, कुछ बड़े नेताओं के नाम थे तो संजय गांधी के साथ में थे, और अर्जुन सिंह कैसे मुख्यमंत्री बने थे ये सब हम लोग जानते हैं। बहरहाल अभी मुद्दा ये है कि ये जो दिग्विजय सिंह को 66 सीटों की जिम्मेदारी दी है, उसमें क्या ये कुछ चमत्कार कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। विंध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश की वो सीटें जहां पे बीजेपी लगातार मजबूत है, बीजेपी फिर से उन सीटों को फोकस कर रही है, जहां कहीं उसको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी, वहां उसने बड़े चेहरे उतार दिए हैं। सतनाम की एक सीट की मैं आपको बात करता हूँ, यहाँ पे 2018 में कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा जीते थे, यहाँ पे गणेश सिंह को उतार दिया गया है। इसी तरह से आप सीपी सिंगरौली में देख लीजिए, वहां पे बड़े चेहरे उतारे गए, रीति पाठक को उतार दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को लेकर काफी गंभीर है। कांग्रेस के पास में बातें बहुत कुछ है, लेकिन वो धरातल पर उनको उतारने में सक्षम नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि जब तक आपके पास में कोई चमत्कारिक नेतृत्व नहीं होगा, तब तक आपको चुनाव में कोई बड़ी राजनीतिक कामयाबी मिलेगी। ये ठीक है कि सरकार की जो प्रशासनिक अराजकता है उसको लेकर एक नाराजगी है, क्योंकि हाल के वर्षों में 2-3 वर्षों में हम लोगों ने देखा था कि मध्य प्रदेश में जो अफसरशाही थी वो बेलगाम हो गई थी, आम आदमी को नियम कायदों के पालन में रिश्वत लग रही थी। कुछ बड़े मुद्दे थे, उन मुद्दों को भी उठाने में कांग्रेस जो है नाकामयाब रही है, कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई है। अब वो गोबर बेचकर और किसानों को जो है उपज का अधिक पैसा देकर या और कुछ खैराती योजनाओं की घोषणा करती वो कितना कामयाबी हासिल करेगी, ये तो देखने वाली बात है। शर्मा जी, एक और बात है, किसानों को आपने पिछली बार साध लिया था, इस बार आधी आबादी को साधने का जतन दोनों ही दल ने किया। एक 1500 रुपये नारी सम्मान योजना के तहत देने का वादा कर रहे हैं, और दूसरा दे ही रहे हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं, और उसको 3000 से 10,000 तक ले जाने की बात कर रहे हैं। तो ये आबादी ज़्यादा प्रभावकारी रहेगी, या किसान तो वैसे भी एकजुट होकर, किसान होने के नाते तो वोट देता नहीं है, वो जातियों में बटा रहता है, तो ये वाला दाव ज़्यादा सफल होता यदि कांग्रेस इस पर और मेहनत करती तो? देखिए, निश्चित रूप से ये बात आप ठीक कह रहे हैं। इस बार का चुनाव में महिला मतदाताओं को की मुझे भूमिका थोड़ी सी महत्वपूर्ण लग रही है। उसका अगर कारण आप देखें कि पिछले 3 चुनावों से महिला वोटर्स की संख्या का जो प्रतिशत है वो निरंतर बढ़ रहा है। पिछली बार 18 में अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 73-74% महिलाओं ने वोट किया था, उससे पहले 70 था, उससे पहले 65 था। तो ये जो निरंतर वोट का प्रतिशत महिलाओं का बढ़ रहा है, और इस बार तो कोई 29-30 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई है। वो 7 जिले हैं जिसमें से इतनी सीटों में ज्यादा हो गई, तो महिलाएं तो। लेकिन यहाँ पर मुझे जो लग रहा है, अभी जो मैं बहुत सारी टीवी रिपोर्ट और मीडिया की रिपोर्ट देख रहा था, यहाँ पर दोनों पार्टियों के प्रचार पर बहुत निर्भर करेगा। निश्चित रूप से लाडली बहना योजना जो है भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज की, ये बहुत प्रभावशाली है, प्रभाव डाल रही है। लेकिन कुछ बेल्ट ऐसे भी हैं जहां कांग्रेस कार्यकर्ता ये बताने में कामयाब हो रहा है कि वो 1250 दे रहे हैं और हम 1500 दे रहे हैं। तो ये निर्भर करेगा इस बात पर कि उन पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ता जो हैं वो महिलाओं को किस प्रकार, खासतौर से जो मजदूर वर्ग की महिलाएं होती हैं, उन मजदूर वर्ग की महिलाओं को 2 प्रकार के मतदाता समझ लीजिए। एक वो महिला मतदाता हैं जो मजदूर वर्ग की हैं और घर से बाहर रह करके अपना काम कर रही हैं, कहीं सड़क बन रही, कुछ लाखों महिलाएं ऐसी हैं। और फिर लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो किसानों की पत्नियां जो घर में रह रही हैं। तो जो घर में रह रही हैं, घरेलू महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं परिवार और पति के आधार पर काम करेंगी। और ये जो मजदूर किस्म की महिलाएं हैं, ये कहीं ना कहीं ये 1000 रुपए का या 1200 या 1500 रुपए का जो लाभ हानि है उसका गणित लगा करके वोट करेंगी। और एक बात और मैं जरूर कहना चाहता हूं, इस बार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मतदाता साइलेंट है।
जैसा मुखर मतदाता हमको 2018 में दिखा था, 2013 में दिखा था, वैसा इस बार मतदाता मुझे मुखर नहीं दिख रहा है। वो साइलेंट है, अंडर करंट कुछ है। अब वो अंडर करंट क्या है ये नहीं कह सकते। और एक उस अंडर करंट और मुखर साइलेंट मतदाता से एक बात मुझे बहुत स्पष्ट होती है, सरकार जो भी बनाएगा बहुत क्लियर मेजॉरिटी से बनाएगा। 2018 जैसी स्थिति इस बार नहीं बनने वाली। जी, तो इस खामोशी के पीछे तो तूफान छिपा हुआ है। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों ही दलों की अपनी अपनी रणनीति है और अपने अपने रणनीतिकार हैं, मैदान में भी उतार दिया है, मुद्दे भी हैं और वादे भी हैं, वचन भी हैं। लेकिन इनको पहुंचाने वाला कार्यकर्ता जिसका जितना सक्षम होगा वो अपनी बात ज़्यादातर पहुंचा सकेगा। जिस तरह से शर्मा जी ने भी कहा, कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकर्ता नारी सम्मान योजना को बेहतर तरीके से पहुंचा पा रहे हैं तो उनको सफलता मिलेगी। यदि बीजेपी लाडली बहन योजना और अपनी योजनाओं का बखान बेहतर तरीके से कर पाई, मतदाताओं को समझा पाई, तो उसके फेवर में माहौल बनेगा और उसके फेवर में परिणाम आ सकते हैं। लेकिन इस बार जो मतदाता खामोश है, उस खामोशी को तोड़ने के लिए, उस खामोशी के बारे में, उसके पीछे क्या छिपा है जानने के लिए आपको परिणाम का इंतजार करना होगा। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।